भक्ति एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आइए आज हम अपने नेक्स्ट बैंकिंग लेक्चर्स, बैंकिंग अवेयरनेस या जीए के लेक्चर में आज हम लोग अपना अगला लेक्चर देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आरबीआई। राइट स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप सब लोग को मालूम ही है आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भारत देश का एक सेंट्रल बैंक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रीय बैंक। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, जिसका मुख्यालय या हेड ऑफिस मुंबई में बनाया गया है। देखिए, सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारे देश के वित्तीय वर्ष होते हैं, फाइनेंशियल ईयर, उसी तरीके से आरबीआई का भी एक फाइनेंशियल ईयर बनाया गया है। और वो फाइनेंशियल ईयर है 1 जुलाई से 30 जून। बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है आरबीआई के फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड, तो हम लोग सबसे पहले यहीं से बात करना स्टार्ट करेंगे। आरबीआई के फाइनेंशियल ईयर है 1 जुलाई से 30 जून। इसका मतलब आरबीआई अपने इस एक फाइनेंशियल ईयर के बीच में जो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, वो सारे ऑफिशियल अनाउंसमेंट अपनी वेबसाइट पे, अपने होम पेज पे पब्लिश करते हैं। राइट? बैंकों से रिलेटेड कोई भी अनाउंसमेंट हो या करेंसी से रिलेटेड कोई भी अनाउंसमेंट हो, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये 1 जुलाई से 30 जून के बीच में आरबीआई अपनी ऑफिशियल पॉलिसियों को अपने ऑफिशियल होम पेज पे पब्लिश करते हैं। राइट? देखिए, आरबीआई जो है भारत का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, और ये हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है। अगर बैंकों के ऊपर कोई बैठा हुआ है तो वो कौन है? आरबीआई। जैसे एग्जाम्पल, हमारे फैमिली में हमारे ग्रैंडफादर होते हैं, हमारे फादर होते हैं, उससे नीचे या फैमिली के कई मेंबर्स होते हैं। तो जिस तरीके से किसी फैमिली का कोई मुखिया होता है, कोई हेड होता है जो फैमिली को संचालित करता है, चलाता है, ठीक उसी तरीके से आरबीआई जो हमारे देश के बैंकों को गवर्न करने के लिए आगे आते हैं। राइट? कहने का मतलब भारत देश के अंदर जितने भी बैंक हैं उन सभी बैंकों को लाइसेंस देने के लिए कौन आगे आएगा? आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एक स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट बॉडी है। ये चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स आप लोग कि आरबीआई भारत में बनाई गई एक ऐसी संस्था है जो इंडिपेंडेंट है। उसमें किसी भी तरीके का सरकार का हस्तांतरण या इंटरफेरेंस नहीं है। आइए हम लोग जानते हैं कुछ मुख्य इंफॉर्मेशन आरबीआई से रिलेटेड। भारत में आरबीआई की जो स्थापना है ये कब की गई है? आरबीआई was established as on 1st April 1935. Right? RBI Regulation Act 1934। जी हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई रेगुलेशन एक्ट बना है 1934 के तहत। इस 1935 के समय भारत में आरबीआई का जो मुख्यालय था वो कहां पे बनाया गया था? हेडक्वार्टर कोलकाता। आरबीआई का हेडक्वार्टर था कोलकाता में। 1935 से 1937 के बीच में आरबीआई का हेडक्वार्टर था कोलकाता में, जबकि 1937 के बाद से आज तक भारत में आरबीआई का मुख्यालय बना दिया गया है मुंबई, जो हमारे देश की आर्थिक राजधानी है या फाइनेंशियल कैपिटल है। तो आपको आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो कहां मिलेगा? मुंबई में। क्लियर हुआ? अब देखिए आगे आते हैं। भारत में आरबीआई की स्थापना के लिए एक कमेटी रिकमेंड की गई है
उस कमेटी का नाम क्या है? हिल्टन यंग कमीशन। जी हां, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन के नेतृत्व में 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई रेगुलेशन एक्ट 1934 के तहत की गई है। जी हां, तो ध्यान रखिएगा ये, जिस समय मुख्यालय आरबीआई का कोलकाता में था। अब देखते हैं भारत में, देखिए आरबीआई के सबसे पहले जो ब्रिटिश आरबीआई गवर्नर थे उनका नाम लिख लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, ठीक है। भारत में सबसे पहले गवर्नर कौन थे आरबीआई के, इसकी बात नहीं की जा रही है। फर्स्ट ब्रिटिशर्स गवर्नर या फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सर ऑसबॉर्न स्मिथ, यह नाम ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आरबीआई के गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं। देखिए, जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसमें सबसे हायर पोस्ट जो होती है वो किसकी होती है? गवर्नर की। और गवर्नर का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्षों का होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। एक होता है गवर्नर और दूसरा होता है डिप्टी गवर्नर। इन दोनों का जो कार्यकाल है वो 3 वर्षों का होता है। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई सर ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। भारत में आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर बनाए गए सीडी देशमुख। यह नाम आपको ध्यान में रखना है, सीडी देशमुख, जो भारत में आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर अपॉइंट किए गए। अब आरबीआई की देखिए अधिकृत पूंजी क्या थी? मिनिमम ऑथराइज्ड कैपिटल 5 करोड़। भारत में जब आरबीआई की स्थापना की गई तो आरबीआई की मिनिमम ऑथराइज्ड कैपिटल बनाई गई थी 5 करोड़। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो कुल पूंजी थी 5 करोड़ की थी, मिनिमम ऑथराइज्ड कैपिटल। इन मिनिमम ऑथराइज्ड कैपिटल के साथ आरबीआई के नाम की संस्था को भारत में ओपन किया गया 1 अप्रैल 1935 को। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की राष्ट्रीयकरण नीति को अपनाया गया। आरबीआई को राष्ट्रीयकृत किया गया, कब किया गया? नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई, नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई 1 जनवरी 1949। आरबीआई रेगुलेशन एक्ट 1934। जी हां, यह ध्यान रखिएगा। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई रेगुलेशन एक्ट के तहत आरबीआई को भी राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था, नेशनलाइज कर दिया गया था। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की जो शुरुआत हुई है वो 1 अप्रैल 1935 से हुई है। सर ऑसबॉर्न स्मिथ तब आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर बनाए गए थे। ये सब इंट्रोडक्शन है आरबीआई के, तो यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए, भारत में आरबीआई की आवश्यकता क्यों पड़ी? सभी देशों में केंद्रीय बैंकों की स्थापना की गई है, जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ब्रिटेन हो गया, या यूरोपियन यूनियन हो गया, चाइना हो गया। आपको अलग अलग देशों में सेंट्रल बैंक्स मिलेंगे। जैसे अमेरिका में चलता है डॉलर, तो डॉलर करेंसी में क्या लिखा रहेगा? फेडरल रिजर्व, जो कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक है। अगर हम बात करें चाइना, तो चाइना में करेंसी यूज होती है रेनमीबी या युआन, तो उसमें क्या लिखा होगा? द पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। अगर जापान में करेंसी यूज की जाती है येन, तो येन में क्या लिखा होगा? बैंक ऑफ जापान। अगर यूरोपियन यूनियन जैसे देशों की बात करें तो वहां उन देशों की जो करेंसी है वो यूरो है, तो यूरो में क्या लिखा रहेगा? यूरोपियन कमर्शियल बैंक, राइट। इसी तरीके से हर एक कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है जिसे हम बोलते हैं केंद्रीय बैंक। तो भारत में केंद्रीय बैंकों को केंद्रीय बैंक जो है भारत में
उन केंद्रीय बैंकों का जो मेन काम है कि सभी बैंकों को मोबिलाइज करना, सभी बैंकों को लाइसेंस देने के लिए कौन आगे आएगा? अकेला एक बैंक, जैसे हम लोग बोलते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक। इसका अपना एक अलग लोगो या मोनो भी बनाया गया है। तो भारत में आरबीआई का जो मुख्यालय है, मेन हेडक्वार्टर है, वो कहां पे है? मुंबई में। अब देखिए आगे आते हैं हम लोग हेड ऑफिस की ओर, मतलब आरबीआई के कहां कहां पे और मुख्यालय बनाए गए हैं। ऑफिसेस की बात कर ली जाए, भारत में आरबीआई के देखिए ऑफिसेस, एक तो हो गया हेडक्वार्टर, अभी मैंने आपको बताया हेडक्वार्टर है मुंबई में। दूसरा है रीजनल हेडक्वार्टर, ये होता है स्टेट कैपिटल में। तीसरा होता है सब रीजनल हेडक्वार्टर, ये होता है नॉन स्टेट कैपिटल में। चौथा होता है लोकल बोर्ड ऑफिस, जो है 4 जगहों पे, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और न्यू दिल्ली, राइट। देखिए आरबीआई की जो हेड ऑफिस है वो तो मुंबई में है ही, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आरबीआई ने अपने कुछ सेलेक्टेड क्षेत्रीय कार्यालयों को, जैसे हम लोग रीजनल हेडक्वार्टर बोलते हैं, उनको स्टेट लेवल पे अपॉइंट किया है। जैसे एमपी की बात करें, मध्य प्रदेश में आरबीआई का जो रीजनल हेडक्वार्टर है वो कहां पे होगा? स्टेट कैपिटल में, मतलब भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। कई राज्यों में आरबीआई के एक से ज्यादा भी हेडक्वार्टर्स अपॉइंट किए गए स्टेट लेवल पे, जैसे कि एग्जांपल ले लो आप यूपी। उत्तर प्रदेश में आरबीआई के आपको 2 ऑफिस मिलेंगे, एक है लखनऊ में जो कि रीजनल हेडक्वार्टर है, और दूसरा है कानपुर में जो आरबीआई का सब रीजनल हेडक्वार्टर है, राइट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। स्टेट कैपिटल में और नॉन स्टेट कैपिटल में आरबीआई ने अपने ऑफिसेस को अपॉइंट किया है। जैसे नागपुर में आपको मिलेगा आरबीआई का सब रीजनल हेडक्वार्टर, महाराष्ट्र में। तो ये तो हो गया आरबीआई के रीजनल और सब रीजनल हेडक्वार्टर्स की बात। नीचे लिखा हुआ आरबीआई के लोकल बोर्ड ऑफिस, जहां पे आरबीआई अपने लोकल बोर्ड सदस्यों को नियुक्त करता है, जो 4 लोकेशन है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और नई दिल्ली, राइट। तो ये आरबीआई के 4 लोकल बोर्ड ऑफिस हैं। आगे हम लोग देते हैं आरबीआई के टीम मेंबर्स के बारे में। आरबीआई की टीम या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देखिए आरबीआई की टीम को 2 भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें एक होता है गवर्नर और 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर। एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 2 फाइनेंशियल सेक्रेटरी, 2 फाइनेंशियल सेक्रेटरी, वित्त सचिव। फाइनेंशियल सेक्रेटरी अपॉइंट होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा। 4 लोकल बोर्ड मेंबर, इसके अलावा 10 नॉन ऑफिशियल मेंबर, 10 नॉन
ऑफिशियल मेंबर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राइट। आरबीआई की टीम को दो भागों में डिवाइड किया गया। जो पहले 11 मेंबर हैं, 11 सदस्य, एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 2 फाइनेंशियल सेक्रेटरी और 4 लोकल बोर्ड मेंबर। ये 11 ऑफिशियल मेंबर होते हैं। नॉन ऑफिशियल मेंबर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो किसी बैंक के चेयरमैन या किसी मल्टीनेशनल कंपनी के हेड हो सकते हैं। वो 10 नॉन ऑफिशियल मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो देखिए, आरबीआई की टीम को 11 और 10 21 लोगों में डिवाइड किया गया। टोटल आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो टीम होती है ना, वो 21 मेंबर्स की होती है, जिसमें एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 2 फाइनेंशियल सेक्रेटरी होते हैं, वित्त सचिव, और 4 लोकल बोर्ड मेंबर होते हैं। देखिए, जब भी आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति या पेश करता है, आरबीआई अपनी साल भर में कितनी मौद्रिक नीति बनाता है या कितनी बार बनाता है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक साल में 6 मौद्रिक नीतियों का निर्माण करता है। मतलब हर 2 महीने में एक बार मौद्रिक नीति आती है। मौद्रिक नीति जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए या महंगाई दर को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में मौद्रिक नीतियों का निर्माण करता है। और मौद्रिक नीति 2 प्रकार की होती है, राइट, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। इसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि जो मौद्रिक नीतियां हैं वो एक साल में 6 बार आती हैं, हर 2 महीने में एक बार। तो इन मौद्रिक नीतियों को बनाने में गवर्नर और डिप्टी गवर्नर्स का मुख्य रूप से योगदान होता है, क्योंकि वो अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट का उनको काफी अच्छा नॉलेज है। और एक अर्थव्यवस्था को, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी को कंट्रोल कर पाना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है उनके सामने। तो ये टीम है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें एट प्रेजेंट टाइम पे, तो अभी भारतीय रिजर्व बैंक के जो 25th नंबर के गवर्नर हैं, उनका नाम है शक्तिकांत दास। जी हां, आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर 25th नंबर के शक्तिकांत दास, ये आरबीआई के अभी प्रेजेंट में गवर्नर है। इन्होंने रिप्लेस किनको किया है, तो इनसे पहले आरबीआई की टीम में गवर्नर थे उर्जित आर पटेल। जी हां, 24वें नंबर के गवर्नर उर्जित आर पटेल। वो पहले ऐसे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे, जो डिप्टी गवर्नर से क्या बन गए, डायरेक्ट डिप्टी गवर्नर से गवर्नर अपॉइंट किए गए, और उन्होंने सरप्राइज रिजाइन किया था। तो अभी आरबीआई के एट प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जिनका कार्यकाल 3 वर्षों का है। उर्जित आर पटेल के पहले भारत में जो गवर्नर थे वो थे रघुराम गोविंद राजन, जिनकी जन्मस्थली जो है वो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। तो रघुराम गोविंद राजन भी एक समय पे आरबीआई के गवर्नर बन चुके हैं। उससे पहले थे आरबीआई के गवर्नर डी सुब्बाराव। जी हां, डी सुब्बाराव को आरबीआई का गवर्नर बनाया गया था। ऐसे हर 3 सालों में आरबीआई के गवर्नर चेंज होते हैं या रिपीट भी हो सकते हैं। अब देखिए, गवर्नर के बाद आता है डिप्टी गवर्नर। आरबीआई की टीम में हमेशा से 4 डिप्टी गवर्नर रहे हैं, या कुछ विशेष परिस्थितियों में 3 डिप्टी गवर्नर भी रहे हैं। जैसे कि किसी डिप्टी गवर्नर ने रिजाइन कर दिया तो चौथे डिप्टी गवर्नर को आने में समय लगता है, जिसके लिए आरबीआई के टीम में 3 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। तो देखिए, अभी एट प्रेजेंट टाइम पे जो सबसे लेटेस्ट डिप्टी गवर्नर हैं, उनका नाम है एम.के. जैन। जी हां, महेश कुमार जैन। जो दूसरे डिप्टी गवर्नर हैं, उनका नाम है बीपी कानूगो। बीपी कानूगो आरबीआई के सेकंड डिप्टी गवर्नर हैं। और जो तीसरे डिप्टी गवर्नर थे, उनका नाम लिख लीजिएगा विराल आचार्य। विराल आचार्य, जिनका सेवानिवृत्त हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं, क्योंकि उनका कार्यकाल खत्म हो गया था, तो उन्होंने रिजाइन दिया। उनकी जगह पे अभी कोई आया नहीं है, ठीक है। और जो सबसे ओल्डेस्ट डिप्टी गवर्नर है, उनका नाम लिख लीजिएगा। चौथे डिप्टी गवर्नर का नाम है एन.एस. विश्वनाथन, जिनका कार्यकाल तो समाप्त हो गया था, लेकिन उनके 1 साल के कार्यकाल को कंटिन्यू कर दिया गया है, ठीक है। 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो एन.एस. विश्वनाथन आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर हैं।
तो ले दे के अभी 3 ही डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई की टीम में। एक हो गए एमके जैन, महेश कुमार जैन, दूसरे हैं बीपी कानूगो और तीसरे हैं एनएस विश्वनाथन। क्लियर हुआ? ये चीज ध्यान रखिएगा। वित्त सचिव जो होता है ना, वो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा अपॉइंट किया जाता है वित्त सचिव। तो 2 फाइनेंशियल सेक्रेटरी हैं। अब देखिए, भारत में जो 1 रुपए का नोट है वो कौन जारी करेगा? तो 1 रुपए का नोट जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय आगे आता है, मतलब भारत सरकार। भारत सरकार के द्वारा भारत में 1 रुपए का नोट इशू किया जाता है, निर्गमित किया जाता है। 1 रुपए के नोट के ऊपर किस मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, वित्त मंत्री के भी नहीं होते। वित्त मंत्री के अंतर्गत अपॉइंट किया गया वित्त सचिव, जिसके हस्ताक्षर होंगे 1 रुपए के नोट के ऊपर। और उसके ऊपर की जो करेंसी होती है 2 रुपए से लेके और फिर 2000 रुपए के तक के, जैसे अभी नोट चल रहा है मार्केट में, इसमें आरबीआई के गवर्नर के साइन किए जाते हैं। क्लियर हुआ? तो ये तो बात रही साइन से रिलेटेड। भारत में जो भी सिक्कों का निर्गमन होता है, जो भी मेटल्स के क्वाइन आते हैं, जैसे 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, तो ये जो सिक्कों का निर्गमन है या इशू करना क्वाइंस को, ठीक है, जैसे हिंदी में टकसाल बोलते हैं या मिंट बोलते हैं, तो ये क्वाइंस कौन जारी करेगा? भारत सरकार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सिक्कों का निर्माण किया जाता है और सबसे हाई डिनोमिनेशन की वैल्यू का जो क्वाइन होता है ये 10,000 1,000 रुपए तक का आ सकता है। ठीक है, जैसे करेंसी नोट जो होते हैं, वो करेंसी नोट जो होते हैं वो मैक्सिमम कितनी हाई डिनोमिनेशन की वैल्यू का नोट आ सकता है? जैसे अभी 2000 रुपए का चल रहा है नोटबंदी के बाद, लेकिन आ सकता है 10,000 रुपए का। आरबीआई 10,000 तक के नोट को प्रिंट कर सकती है। क्लियर? ये उनके पास राइट्स हैं। जबकि सिक्कों का निर्माण जो है वो भारत सरकार के द्वारा 1,000 रुपए का हाईएस्ट डिनोमिनेशन की वैल्यू का क्वाइन आ सकता है, जो अभी 10 रुपए का चल रहा है। सारे क्वाइंस जो होते हैं वो मेटल के होते हैं। तो अभी देखा जाए तो कई बार क्या होता है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में एक स्मारक या एक स्पेशल क्वाइन जारी किया गया 200 रुपए का, ठीक है, या 150 रुपीज का कोई क्वाइन जारी किया गया। ये जो क्वाइन होते हैं वो किसी भी पॉलिटिशियन की स्मृति में या किसी सेलिब्रिटी की स्मृति में जारी किए जाते हैं। ये मुद्रा चलायमान नहीं होती है, मतलब ऐसी करेंसियों को भारत में ट्रिब्यूट करने के हिसाब से या किसी की स्मृति के रूप में दिया जाता है। ठीक है, अवार्ड सेरेमनी में हम लोग देते हैं। इनका अलग से लोकार्पण किया जाता है, अलग से इनको लॉन्च किया जाता है। तो ये भी भारत सरकार के द्वारा बनाया जाता है। देखिए, भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस हैं अलग अलग बनाए गए। जैसे भारत में जो भी करेंसियां बनाई जाती हैं उनके लिए प्रिंटिंग प्रेस भी नियुक्त किए गए हैं।